So now our next section is section C. And next question is question number 26 and this is an important question. देखो question क्या है आपका? If tan A equal to n tan B and sin A equal to m sin B, then prove that cos square A is equal to m square minus 1 upon n square minus 1. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो देखो आइडियली अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करो. मैं यहां से m की वैल्यू निकाल सकता हूं. देखो अगर मैं यहां से m की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, साइन A बाय साइन B. ये चीज समझ में आ रही है. और मैं इस इक्वेशन से n की वैल्यू निकाल सकता हूं. n की वैल्यू क्या होगी आपकी, tan A बाय tan B. तो m और n की वैल्यू को लेके मैं लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच कर सकता हूँ या राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको m भी दिखाई दे रहा है और n भी दिखाई दे रहा है. तो हम m और n की वैल्यू निकाल के राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे और उसको हम कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. ये तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है. करें शुरू अब. ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल tan A इक्वल टू n tan B, राइट. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan A बाय tan B. ये क्लियर हो गया. ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन में आपको गिवन था, साइन A इक्वल टू m साइन. तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन A बाय साइन. तो n की वैल्यू आ गई और आपके पास m की वैल्यू आ गई. पहले बताओ इसमें कोई डाउट फिर यहाँ तक. ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या बताया, कौन सी साइड से अप्रोच करोगे आप, राइट हैंड साइड. अब देखो जो चीज आपको प्रूव करनी है, वी हैव टू प्रूव दैट cos स्क्वायर A इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस. अब आपकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, दिस इज योर राइट हैंड साइड. दिस इज योर राइट हैंड साइड, राइट. तो m की जगह आप वैल्यू क्या पुट करोगे, साइन A बाय साइन B. और n की जगह आप वैल्यू क्या पुट करोगे, tan A बाय tan B. पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है. ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड है इसमें आपने वैल्यू पुट, जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे व्हाट वी विल हैव दैट. तो देखो न्यूमरेटर में था आपका m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1. तो m आपका क्या था, योर m इज साइन A बाय साइन B. तो जब मैं m स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो m स्क्वायर का मतलब यही हो गया ना, साइन स्क्वायर A बाय साइन स्क्वायर B. यस और नो, स्क्वायर करके यही आएगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर A बाय साइन स्क्वायर B माइनस 1 माइनस 1. फिर डिनोमिनेटर में क्या आपका n स्क्वायर माइनस 1. अब n आपका कितना है, tan A बाय tan B. तो n स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर A बाय tan स्क्वायर B और माइनस में 1. ये क्लियर हो गया. अब देखो यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर B. तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B अपॉन में साइन स्क्वायर B. ये बात क्लियर है. ठीक है, अपॉन में tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर B अपॉन में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर B. ये भी क्लियर है. क्लियर है सबको. ठीक है, अब देखो कैन आई से दैट कि tan स्क्वायर B को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर A बाय साइन स्क्वायर B, लिख सकते हो. ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये जो साइन स्क्वायर B बाय कॉस स्क्वायर B इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर B अपॉन साइन स्क्वायर B. पहले तो मैंने डिनोमिनेटर में इसको रेसिप्रोकेट, स्टेप टू स्टेप. ये क्लियर हो गया. इसके बाद जब आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या नहीं से दैट ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा साइन स्क्वायर B. ये चीज समझ में आ रही है. ठीक है, तो देखो आपका न्यूमरेटर तो एज इट इज हो गया आपका साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, राइट. तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात आपको. ठीक है, तो मेन पॉइंट जो आपको समझ में आ गया वो ये समझ में आ गया कि इसके बाद जब मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर जाके फिर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर B अपॉन कॉस स्क्वायर B. पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है. ठीक है, तो देखो, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसके बाद वो क्या होगा आपका, क्लियर हो गया, वो रेसिप्रोकेट हो गया, साइन स्क्वायर B ऊपर आ गया आपका, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर B. ये क्लियर हो गया. ठीक है, अब न्यूमरेटर में जो था आपका साइन स्क्वायर, ये वाला, ये साइन स्क्वायर B, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, वी आर लेफ्ट विद साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B अपॉन अपॉन देखो कॉस स्क्वायर B विद इन ब्रैकेट tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर B. पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है. ठीक है, ये क्लियर हो गया. आगे देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B अपॉन कॉस स्क्वायर B.
देखो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन स्क्वायर बी को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। आप ध्यान से देखो, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्लियर। ये हो गया -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये क्लियर है, ठीक है। तो ये +1 इधर आके हो जाएगा -1। तो कहना ही से दैट टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है सेक स्क्वायर थीटा -1। इसीलिए कहा जाता है 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं। तो देखो टेन स्क्वायर ए को आपने लिखा सेक स्क्वायर ए -1, ये चीज समझ में आ रही है। माइनस, अब टेन स्क्वायर बी को आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर बी -1। पहले बताओ ये चीज क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये तो आपका हो गया सेक स्क्वायर ए -1। अब यहाँ माइनस था तो माइनस एक्स स्क्वायर बी, ये क्लियर। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। चलू मैं आगे, ठीक है। देन अब देखो कहने से दैट 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव टर्म हो गया कॉस स्क्वायर बी, माइनस में हो गया कॉस स्क्वायर ए। इन डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर बी, देखो सेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और सेक स्क्वायर बी हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर बी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, ये क्लियर। कॉस स्क्वायर बी को 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी। माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी कैंसिल, ठीक है। इन न्यूमरेटर वी हैव cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए, ये क्लियर, ठीक है। एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। पहले तो ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इसको जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। इन डिनोमिनेटर वी विल हैव cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए, ये क्लियर। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया cos स्क्वायर ए। यही तो आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ रही है आपको। सबसे पहले क्या करोगे, m की वैल्यू निकालोगे, फिर क्या करोगे, n की वैल्यू निकालोगे, फिर उसको आप पुट कर दोगे राइट हैंड साइड में, उसको सॉल्व करके हम लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 एंड द क्वेश्चन इज a two digit number is 4 times the sum of its digit। पहले तो एक बात ये बोलिए, एंड का मतलब ये जो 2 डिजिट नंबर है और किसके इक्वल है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है। इसका मतलब देखो, अब वही यूनिट डिजिट को आपने ले लिया x, 10 डिजिट को आपने ले लिया y, कुछ ऐसे करते थे, तो वो जो नंबर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, वो होगा 10y + x। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में तो आपको ये कहा जा रहा है, ये जो नंबर है आपका 10y + x, ये 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। डिजिट आपकी ये है तो मैं लिखूं 4 टाइम्स x + y। एक इक्वेशन तो यहां से बनेगी आपकी। और क्या कहा जा रहा है, एंड 10y + x इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, तो मैं लिखूं 2xy। ये समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे 10y और 4x, ये क्या हो जाएगा आपका 4x + 4y। 10y - 4y करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 6y इक्वल टू 4x - x, क्या हो जाएगा 3x। तो यहां से अगर आप देखो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y होगी या नहीं होगी, बस इतना बता। अब अगर मैं इस x की जगह, ध्यान से देखो, अगर मैं इस x की जगह 2y पुट कर दूं और यहाँ भी x की जगह 2y पुट कर दूं, सारी इक्वेशन y में बन गई, तो आपका आंसर y में आ जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोच समझ में आई क्वेश्चन में क्या रहेगी आपकी, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस पेपर के सेक्शन सी में, स्पेशली जो सेक्शन सी है और सेक्शन डी है, इस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मतलब आपको लगेगा कि स्टैंडर्ड का पेपर आप कर, बेसिक वाले तो आप बड़े उछल रहे थे सर क्या बेसिक पेपर, फिर आपने खुद ये भी कहा कि सर प्री बोर्ड में काफी क्वेश्चन आए थे,
तो इसका मतलब अपना बेस नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? देखो, पहले तो आपने यही कहा कि लेट द डिजिट एट 10 प्लेस इक्वल टू एक्स, 1 प्लेस वाई। जो 10 प्लेस में तो नंबर क्या हो जाएगा 10 × x, तो यूनिट प्लेस वाले को हो गया +y। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है? पहली कंडीशन क्या आपको बताई गई है कि ये जो 2 डिजिट नंबर है 4 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। एक इक्वेशन आपकी यहां से बनेगी, वो क्या बनेगी आपकी? दैट इज 10x + y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x + y। और जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया आपका 10x + y इक्वल टू 4x + 4y। ये क्लियर हो गया। तो 10x - 4x हो जाएगा 6x, 4y - y हो जाएगा आपका 3y। आपने इसको सॉल्व किया होगा तो 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा y, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर, ये क्लियर हो गया। एंड सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? ये जो 2 डिजिट नंबर है ये 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द, ये जो नंबर है आपका 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, तो 2 टाइम्स एक्स वाई हो गया। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को यहाँ यूज करना है। मीन्स आप y को किससे रिप्लेस कर दो? 2x। जब आप रिप्लेस करोगे तो देखो क्या आएगा, 10x प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 2x, और y की जगह क्या आ जाएगा 2x। होगा या नहीं होगा? 10x + 2x कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x²। होगा, ठीक है। अगर मैं इससे इसको कैंसिल कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक तो नॉर्मल वे ही हो गया। कर दूसरा वे क्या है कि आपने कहा कि भैया ये हो जाएगा 12x इक्वल टू हो जाएगा 4x²। मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ 4x², ये प्लस यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 4x² - 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां से आप कॉमन क्या लोगे? यहां से कॉमन क्या आएगा आपका 4x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x - 3 इक्वल टू 0। अब इसके हिसाब से अगर आप चलते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 या x की वैल्यू क्या आएगी 0 या, अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, आइडियली जो आपको करना चाहिए वो इसी अप्रोच से करना चाहिए। पूरा आप दोनों वैल्यूज निकालो, क्योंकि भैया क्वालिटी की क्वेश्चन है ना, स्क्वायर में वैल्यू है तो दो वैल्यूज आनी चाहिए, दोनों वैल्यू आ गई। अब देखो अगर x की वैल्यू 0 है, मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं, आपकी जो यहाँ से अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो y भी क्या हो जाएगा 0। पॉसिबल है ये? नहीं है पॉसिबल, तो ये वैल्यू खत्म, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फाइनली x की वैल्यू आ क्या रही है 3। तो अगर मैं x की जगह 3 रखूंगा, अगर मैं x को 3 लेता हूँ और यहाँ पे पुट करो 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब आपका जो नंबर था वो क्या था 10x + 5, तो नंबर क्या हो जाएगा 10 × 3 + 6, तो नंबर आपका हो गया 36। हो गया ना? अब इसको चेक करो, उसने क्या कहा था 36 इक्वल टू 4 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट, तो 3 + 6 हारा 36, और 36 इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, हारा 36। चेक हो गया, समझ में आ गया? अब यही देखो इसकी प्रेजेंटेशन है आगे। दो इक्वेशंस बनाने के बाद फिर हमने क्या किया, यूजिंग 1 इन 2, यही किया आपने। तो 10x + 2x कितना हो गया 12x, ये हो गया 4x²। तो मैंने आपको क्या कहा, इसको प्रॉपरली सॉल्व करो। डायरेक्टली कट करोगे आंसर तो ठीक आएगा, लेकिन उसमें फिर भी वो आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये +12x है, यहाँ इसको काटना नहीं है, इसको यहाँ लेके आओ, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट। फिर यहाँ से आपने कॉमन ले लिया 4x, ब्रैकेट में क्या आ गया x - 3 इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो अगर 4x 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या 0, अगर x - 3 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या 3। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर x आप 0 लेते हो, x आप 0 लेते हो तो y 2x हो गया, तो y की वैल्यू 0, तो ये आपका नॉट पॉसिबल, यही आ रहा था हमारा भी। और अगर x को आप 3 लेते हो तो y इक्वल टू 2x था, तो y की वैल्यू 6 आएगी, तो नंबर क्या था आपका 10x + y। तो x की जगह क्या पुट करोगे 3 और y की जगह 6, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा यहाँ पर वो आपका आएगा 36। तेरा क्वेश्चन ठीक है। के बाद आपका ये और वाला क्वेश्चन है आपका, नहीं और वाला नहीं है, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है आपका, इफ x - k इज द HCF ऑफ दिस एंड दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
अब देखो इसको, इसकी अप्रोच समझो क्वेश्चन की क्या है। इसकी अप्रोच ये है आपकी कि भैया अगर एक नंबर दो इक्वेशन का एचसीएफ है तो इसका मतलब वो दोनों को डिवाइड करेगा। अगर मैं इसका जीरो निकालता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। मान लो ये इक्वेशन होगी पी एक्स और ये हो गया आपका जी एक्स, ये मानते हो, ठीक है। अब अगर x माइनस के इसका एचसीएफ है तो इसका मतलब जो पी के है आपका वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और अगर ये इसका एचसीएफ है तो आपका जी के भी किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखो, जैसे आप यहाँ पर जी के इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस के माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ये समझ में आ रहा है आपको। यहां से आप क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 12 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि प्लस के आ जाए, 4 3 जा 12। तो आपने कहा के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 3 के माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो के आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, के प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, के प्लस 4 इक्वल टू जीरो आएगा। तो देखो या तो वी विल गेट इधर के इक्वल टू -4 और के इक्वल टू 3। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है। यही चीज यहाँ पर करो, यहाँ आ जाओ। यहाँ पर क्या करोगे आप, 2 के स्क्वायर, एक्स की जगह के पुट करोगे तो के इंटू के, ये भी क्या हो जाएगा के स्क्वायर -9 इक्वल टू जीरो। यस और नो, ये आएगा आपका, ठीक है। अब देखो 2 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर -9 इक्वल टू जीरो। अगर मैं कहता हूँ के स्क्वायर इक्वल टू 9 तो के विल बी इक्वल टू +-3। यस और नो। अब आप ये देखो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, 3। दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखो इसकी प्रेजेंटेशन, देखो जी क्लियर हो गया आपको। पहली इक्वेशन को आपने क्या ले लिया, पी एक्स ले लिया। एक इक्वेशन को आपने क्या ले लिया, क्यू एक्स ले लिया। पहले बताओ ये चीज क्लियर है। अब आपने कहा अगर एक्स माइनस के एचसीएफ है दोनों का तो एक्स माइनस के दोनों को डिवाइड करेगा। इसका मतलब जो एक्स माइनस के है वो फैक्टर होगा पी एक्स का भी और क्यू एक्स का भी। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, बाय फैक्टर थ्योरम दोनों ही केसेस में जो पी के है वो आपका जीरो के इक्वल आना चाहिए, और इसी तरह से जो आपका क्यू के है वो भी जीरो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर आप पी के को जीरो के इक्वल रखते हो तो आपके पास के की दो वैल्यू आएगी, जो भी मैंने आपको निकाल के दिखाई, पी और माइनस। इसी तरह से जब आप क्यू के को जीरो के इक्वल रखते हो तो आफ्टर फैक्टराइजेशन वहां से के की दो वैल्यू आएगी, -4 और 3। दोनों से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है के इक्वल टू 3। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। ये आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, और आप लोगों से क्वेश्चन हो भी गया होगा। क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो एक तो ये है कि भैया 15 का आप एलसीएम निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने कहा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 15 के फैक्टर क्या हो गए, 3 × 5। ये क्लियर, ठीक है। ऐसे 55 का करो तो 5 11 और 11 1 जा 11, ये 11, ठीक है। तो 55 के केस में क्या हो गया, 11 × 5। ऐसे 99 के केस में आ जाओ तो ये हो गया 33, फिर हो गया 11 और फिर 5। तो 33 के केस में 3। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सबके साथ 1 लिख सकता हूँ। और अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों में कॉमन जो है वो 1 ही है सिर्फ। तो एचसीएफ तो भैया 1 ही होगा, एचसीएफ तो वही होगा जो सब में कॉमन होगा। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम, एलसीएम में क्या आएगा, क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, नहीं, नहीं आ रहा ना। तो 3 भी लिखोगे, 5 भी लिखोगे, 11 भी आएगा, फिर 5 आएगा, फिर ये 3 × 3 आएगा, फिर आपका 11। अगर कोई नंबर तीनों में कॉमन आएगा तो उसको एक बार लिखा जाएगा। अगर तीनों में कॉमन नहीं है तो जितने भी बार आ रहा है उसको लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखो जो आपका आंसर आएगा फिर इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है दैट इज योर फाइनल। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपको देखो ये फिगर गिवन है, देखो तीन लाइंस अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंट। क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंट लाइंस। पहले ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है ए बी सी डी एंड ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट एट पॉइंट पी। आपको प्रूफ क्या करना है, ए ई अपॉन बी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी इक्वल टू सी ई अपॉन एफ डी। दैट्स व्हाट वी हैव टू, एंड दिस इज द गिवन फिगर। करें शुरू, तेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 29। देखो ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें आप ये देखो कि आपका गिवन पार्ट है वो क्या है। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि गिवन क्या है, एल इज पैरेलल टू एम। क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो लाइन एल है वो एम के क्या है, पैरेलल। अगर आप क्वेश्चन में जाओ, ये देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एल इज पैरेलल टू एम। ये चीज समझ में आ रही है, एल इज पैरेलल टू एम। देन लाइन सेगमेंट ए बी सी डी एंड ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट एट पॉइंट पी, और ये आपको गिवन है। What we have to prove, अगर मैं प्रूफ की बात करता हूँ, we have to prove that AE upon BF is equal to AC upon BD is equal to CE upon FD। अब इसको देखो प्रूफ कैसे करोगे। देखो इन ट्राइंगल APC एंड BPD, अब ध्यान से देखो APC, तो पहले मैं APC को हाईलाइट कर, APC का मतलब मैं ये जो रेड वाला ट्राइंगल आपको दिखा रहा हूँ हम इसकी बात कर रहे हैं, APC। तो दूसरा ट्राइंगल मैं ग्रीन उसमें ले रहा हूँ, BPD। BPD या मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ये रहा आपका बीपीडी। पहले बता, जो दो ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं समझ में आ गए, ठीक है। एपीसी और बीपीडी, ठीक है। अब देखो कहना चाहिए एंगल एपीसी इक्वल टू बीपीडी। अब देखो एपीसी ये वाला एंगल है भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कहने से दैट एंगल पीएसी इक्वल टू पीपीडी, देखो इधर पीएसी ये वाला एंगल इज इक्वल टू पीपीडी। भैया अगर ये आपका पैरेलल लाइंस है तो ये आपकी होगी ट्रांसवर्सल, जो मैं पिंक कलर से शो कर। तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दीज टू एंगल्स विल बी। तो दो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल में अगर दो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये तो दो ट्राइंगल है आपके सिमिलर होंगे। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखो नाउ कैन आई से दैट इन, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होने चाहिए फिर आपके। तो आपने कहा एपी, अब इधर देखो ये आपका एपी है, अगर यहाँ एपी है तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पीबी। तो आपने कहा एपी अपॉन पीबी, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपने कहा एसी, अब ये देखो ये आपका बेस है एसी, तो यहाँ से बेस क्या हो जाएगा, बीडी। तो ये समझ में आ रहा है। ऐसे ही देखो यहाँ आपने कहा आपने पीसी, पीसी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपने ट्राइंगल कंसीडर किया एपीई और बीपी है। अब देखो एपीई, एपीई ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल आपने कंसीडर किया बीपीएफ, बीपीएफ ये वाला, क्लियर है, ठीक है। आगे देखो एंगल एपीई, एंगल एपीई, तो कहने से दैट ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल एपीई इज इक्वल टू एंगल बीपीएफ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। एंड कहने से दैट एंगल पीएई, फिर से देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एंगल। दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो ट्राइंगल सिमिलर। तो जो ट्राइंगल एपी है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्लियर हो गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पर आते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, कैन आई से दैट एपी अपॉन बीपी, ये तो अभी भी आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। और यहाँ देखो एई अपॉन एफ बी, और यहां से देखो पी अपॉन पी एफ। क्लियर होगी सेकंड इक्वेशन भी। चलू मैं आगे, ठीक है। अब आपने कंसीडर किया जो ट्राइंगल दैट इज
पहले मैं यहां से इसको रब कर देता हूँ। चलो जी। नेक्स्ट ट्रायंगल जो आपने कंसीडर किया दैट इज ए पी ई और बीपीएफ, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट ट्रायंगल जो आपने कंसीडर किया पीईसी। अब देखो पीईसी मतलब जैसे ऊपर वाला केस में लिया था वही अब नीचे वाला केस पीईसी। तो वहां से क्या होगा अब आपका पीएफटी। ट्रायंगल समझ में आ गए? पहले दोनों साइड से ऊपर ऊपर, फिर यहाँ से अपर, यहाँ से लोअर, क्रॉस में, फिर यहाँ से लोअर और वहां से अपर। तीन ट्रायंगल से तीन इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आगे देखो। हाँ जी। दो एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, तीसरा अपने आप हो जाता है ना। अगर एक ट्रायंगल आपने ये ले लिया ए बी सी और दूसरा आप लेते हो पी क्यू आर, अगर मैं कहता हूँ ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो जाहिर सी बात है फिर ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। पर आइडियली आप एंगल एंगल सिमिलरिटी लिखो, उसको कोई दिक्कत नहीं। पर ये भी गलत नहीं है। लॉजिक क्या है वो बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आप ये बताओ, कैन आई से दैट ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड कैन आई से दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। अगेन कैन आई से दैट ईसी अपॉन डीएफ और पीसी अपॉन पीडी और पीई अपॉन पीएफ। तो तीन इक्वेशन बन गई आप। थर्ड इक्वेशन भी समझ में आ गई आपको? देखो ये आपकी थर्ड इक्वेशन। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन, और ये आपको प्रूव करना है। अब जो प्रूव करना उस पर आओ। जो आपको प्रूव करना है वो क्या है? आपको प्रूव करना है ए ई अपॉन बी एफ, मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी। तीन इक्वेशन निकालने के बाद ये आपने वैल्यू ली। पहले आप इसको देखो ए ई अपॉन बी एफ, फर्स्ट इक्वेशन में कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। सेकंड में दिखाई दे रहा है, ये मुझे मिल गया। मिल गया ए अपॉन बी एफ। दूसरा आपको चाहिए ए सी अपॉन बी डी, ये मुझे फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। और सी अपॉन एफ डी ये मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड में। लेकिन अब मैं इनको तभी इक्वेट कर सकता हूँ जब इनके तीनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं हो। अब पहले देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो आप ये कह सकते हो ना कि भैया जो ए ई अपॉन पी एफ है वो इसके इक्वल है, और ये जो है इसके इक्वल है, तो इन दैट केस ये दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों का लिंक समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये जो है ये किसके इक्वल है? पीसी अपॉन पीडी, और यहाँ पीसी अपॉन पीडी इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल हुआ। ऐसे लिंक बनेगा। पहले आपको तीन इक्वेशन से वो तीन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप दो इक्वेशन करके रुक जाओ, पर आप देखो कि भाई ये तो मुझे मिल गया, ये भी मिल गया, अब ये तीसरा कहां से लाऊं? अब ये तीसरा सीई और एफडी है, तो सी और एफडी के लिए फिगर में जाओ, सी और एफडी। आपको दिखाई दे रहा है सीई जो है वो इस ट्राइंगल का पार्ट है। समझ में आ रहा है? सीई जो है आपका वो इस ट्राइंगल का पार्ट है, और जो एफडी है वो इस ट्राइंगल का पार्ट है। मीन्स अगर आप प्रूविंग पार्ट में जाओ आपके, तो देखो करने से पहले ही आपको क्लियर था कि करना क्या है। यहाँ पर था ए ई अपॉन बी एफ, आपने देखा ए इस ट्राइंगल का पार्ट है और बी एफ जो है इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो आपने कहा कि एक तो दो ट्राइंगल मुझे ये लेने पड़ेंगे, सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे। समझ में आ गया? आगे देखो फिर क्या था आपका ए सी अपॉन बी डी, आपने कहा ए सी ये है और बी डी ये है, तो मुझे ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे, तभी मुझे ये मिलेगा रेशियो। फिर आपने देखा सी अपॉन एफ डी, तो आपने देखा सी और एफ डी, तो मुझे ये ट्राइंगल भी सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे। तो लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में? तीन ट्राइंगल कैसे समझ में आ रहा है? वो प्रूविंग से समझ में आया था। मुझे इसको प्रूव करने के लिए इन साइड्स को, ये तीन ट्राइंगल की सिमिलरिटी तीन बार प्रूव करनी पड़ेगी, जिससे तीन इक्वेशन मिलेगी, तीनों को इक्वेट करके फिर ये इक्वेशन प्रूव हो। पहले अगर ये चीज बताता तो आपको लगता सर पता नहीं क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने इसको सीधा कान ना पकड़ के पहले उल्टा पकड़ा, फिर आप बता रहे हो पकड़ते हैं ऐसे। अब समझ में आ रहा है आपको क्यों लिया और कैसे समझ में आती, कैसे अप्रोच किया जाता है? कि सर आपको कैसे पता कि तीन क्वेश्चन से, तो पता कैसे चलता है क्वेश्चन में जो प्रूविंग है पहले उसको फिगर में बना के देखो कि कौन कौन सी साइड्स है। चले आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी। एंगल एपी भी आपका 60 डिग्री और ओ ए भी निकालना था। ये आपका सर्कल चैप्टर का एग्जाम्पल है, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, कि भैया ये जो एंगल है आपका वो कितना है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये लो जी,
आपको ये वाला एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, कितना है आपका 60 डिग्री। अब आपको ये पता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ये पूरा हो गया 90। दूसरी चीज आपको पता है कि ये टेंजेंट है एक्सटीरियर पॉइंट से इक्वल होगी, तो ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होना चाहिए। इन दोनों एंगल को मैं ले लेता हूँ 1 और 2, तो 1 और 2 इक्वल होंगे। लेट 1 और 2 इक्वल टू एक्स। फिर आपने कहा होगा इन ट्राइंगल पी ए बी, इस एंगल को आप 3 ले लो, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 1 और 2 किसके इक्वल है, एक्स के, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, एंगल 360 है, ये हो गया 180, तो 2x इक्वल टू हो गया आपका 120, तो x की वैल्यू क्या 60। अब ये पूरा 90 है जिसमें से ये आपका 60 आ रहा है, तो बाकी का ये एंगल 30 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस यही आपको फाइंड करना था कि ओ ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो आपका ये आंसर 30 आएगा, यही आ रहा है आपका, ठीक है। चलो जी आगे। अब इसमें और वाला क्वेश्चन भी आपका है। आपको कहा जा रहा है, ये देखो ये फिगर गिवन है, इसमें कहा जा रहा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एबी इक्वल टू एसी। आपको कहा जा रहा है इस फिगर में एबी जो है आपका वो किसके इक्वल है, एसी के इक्वल, आइसोसेलेस है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द सर्कल, सर्कल पे सर्कमस्क्राइब है एज शोन इन द फिगर। अब आपको प्रूव करना है अगर ऐसा है तो, एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर प्रूव दैट, क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट बेस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको प्रूव करना है कि जो आपका बीपी है वो किसके इक्वल होगा, पीसी के, बीपी इज इक्वल टू पीसी, दैट्स व्हाट वी हैव। क्लियर होगी कहानी, ठीक है। तो देखो बेसिकली आपको इसमें प्रूव करना है बीपी इक्वल टू पीसी, थोड़ा थोड़ा तो आपको इसमें समझ में आ ही रहा होगा करना क्या आपको, अगर आप इस क्वेश्चन की अप्रोच देखो तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, कैन आई से दैट ए आर इक्वल टू ए क्यू होगा, यस और नो, फर्स्ट इक्वेशन। एंड कैन आई से दैट बी आर इक्वल टू बीपी होगा, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। एंड कैन आई से दैट सी पी इक्वल टू सी क्यू होगा, आपका टारगेट है ये बीपी इक्वल टू पी, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, एबीसी आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बना, तो आपने शुरुआत में कहा कि भैया एबी जो है फिर एसी के इक्वल होना चाहिए, यहीं से आपने क्वेश्चन को पकड़ा। अब आपने क्या किया, दोनों साइड से ए आर को माइनस कर दिया। अब देखो अगर मैं एबी से ए आर माइनस कर दो तो मैं यहाँ आ गया, क्योंकि मुझे तो यहाँ पहुंचना, समझने की कोशिश करो हम कर क्या रहे हैं। अब यहां से अगर ए आर है और ए आर किसके इक्वल है, ए क्यू, तो क्या मैं इस ए आर की जगह ए क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्वल है। तो यहाँ भी क्या हुआ, एसी में से ये जो एसी वाला पार्ट है इसमें से आपने ए क्यू को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, सी क्यू। अब देखो जो आपका ये बी आर है ये किसके इक्वल है, बीपी, तो मैं इसकी जगह बीपी लिख सकता हूँ। और जो आपका ये सी क्यू है ये किसके इक्वल है, सीपी, तो मैं इसकी जगह सीपी लिख सकता हूँ। हो गया क्वेश्चन प्रूफ, ये क्वेश्चन किया समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन ये है आपका, which is the last question of this section. If a tower 30 meter high casts a shadow 10 root 3 meter long on the ground, जैसे कि मान लो ये आपका टावर और ये जो रेड कलर से शो कर रहा हूँ ये इसकी शेडो है। अब क्वेश्चन में एक आगे ये जो टावर है आपका, इसकी हाइट आपको गिवन है कितनी, 10 √3, और जो इसकी ये शेडो है, नहीं टावर की हाइट है 30 मीटर, और जो इसकी ये शेडो है ये कितनी है आपकी, 10 √3, ठीक है। अब आप ये देखो, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको थीटा निकालना है, आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो देखो इसके अपोजिट एंगल ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये आपका क्या हो गया बेस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होगा। अब थीटा आपको निकालना है, पी आपका कितना है 30, और ये आपका कितना है 10 √3, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखो
जो आपका 3 वाला पार्ट है इसको आप लिख सकते हो √3 × और अपॉन में क्या हो गया √3 कैंसिल। तो आपका जो टेन थीटा आ रहा है वो आ रहा है √3 टेन में वैल्यू होती है 60 की। तो आपका थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है।